नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने पार्टी पर क्या आरोप लगाए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि के विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने क्या एक्शन लिया है, ये भी बताएंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने क्यों बड़ा दावा किया है, इसकी जानकारी भी देंगे। छत्तीसगढ़ और मिजोरम के बाद अब चुनाव आयोग की टीम किस राज्य का दौरा करने जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। और चलिए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने चुनाव आज तक से खास बातचीत में बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। उमा भारती इस बात से भी नाराज हैं कि बीजेपी ने उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निमंत्रण तक नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि अब अगर निमंत्रण दिया भी गया तो वो यात्रा में शामिल नहीं होंगी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हें प्रचार के लिए बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि 2024 में वो लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगी। सुनाते हैं आपको उमा भारती ने और क्या कहा है। मैंने 2019 में ही कहा था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मैं 27 साल की उम्र में चुनाव लड़ गई थी और तब से मैं 6 बार सांसद बनी, 2 बार विधायक बनी, 11 साल केंद्रीय मंत्री रही और मुख्यमंत्री भी रही। तो मैंने कहा मुझे 5 साल का ब्रेक दे दो, मैं गंगा का काम पूरा करूंगी यात्रा करके, लेकिन मैं 24 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। तो मैंने कभी अपने आप को किनारे पे लगाया नहीं और मुझे कोई किनारे पे लगा नहीं सकता। उमा भारती लोध समुदाय से आती हैं और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र में लोध समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या है। ऐसे में इन इलाकों में बीजेपी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। वहीं 2003 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में उमा भारती को ही सीएम फेस बनाकर बीजेपी ने 10 साल बाद जीत हासिल की थी। अब इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उमा भारती की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने विवादित बयान दिया है और इसे लेकर बीजेपी में बड़ा रोष है, लेकिन उदयनिधि अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। दरअसल रविवार को उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए, जिसके विरोध में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने के स्टालिन को पत्र लिखकर कहा कि उनके बेटे का बयान कई धाराओं के तहत दंडनीय है। दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उदयनिधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि उदयनिधि की ऐसी टिप्पणी पर राहुल गांधी और नीतीश कुमार मौन आखिर हैं क्यों। आइए आपको सुनवा भी देते हैं कि उदयनिधि ने एक बार फिर अपने बयान को लेकर क्या कहा और उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रही। Why do you hate Sanatana Dharma? Are you in favor of Sanatana Dharma? Sir, my take is entirely No, I'm asking you a question. Are you in favor of Sanatana Dharma? I cannot reply. Why should I reply to you now? I'm requesting you because it's, I am also requesting you. What is your take on Sanatana Dharma? it seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. Thank you. मुझे लगता है पूरा इंडिया अलायंस जो है ये एक अपना तरीके से मुगलों के वंशज हैं और इनका जो डीएनए है वो ही एंटी सनातन है। तो ये सब लोगों को क्लियर करना चाहिए कि वो केवल एक पार्टी का बयान है या पूरा इंडिया अलायंस का बयान है। दूसरा, हमारे देश में बहुत सारे मुगल्स आए मगर कोई भी सनातन धर्म को टच नहीं कर पाया, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो अपना अमर है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये अटैक कि कोई अपना बीजेपी के ऊपर नहीं है, पूरे देश के ऊपर और पूरे दुनिया के हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया गया है। तो 2024 के इलेक्शन में जनता जवाब देगी कि उनका बयान ठीक था या नहीं था। लोकसभा चुनाव से पहले उदयनिधि का यह बयान इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। एनडीए के घटक दल इस बयान को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने जा रहे। वहीं इससे हिंदू वोटर्स आहत हो सकते हैं।
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन सभी सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को आ जाएंगे नतीजे। लेकिन इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच 4 सीटों पर सीधी टक्कर होनी है, जिसमें है यूपी की घोसी विधानसभा सीट, झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट और त्रिपुरा की धनपुर और बक्सानगर विधानसभा सीट। घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता दारा सिंह का सामना है समाजवादी पार्टी की सुधाकर सिंह से। दारा सिंह हाल फिलहाल में ही समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले जनवरी 2022 में योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर दारा सिंह चले गए थे समाजवादी पार्टी का दामन थामने के लिए। उसके बाद वो मऊ की घोसी सीट से विधायक चुने गए थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने यह दावा किया है कि समाजवादी पार्टी सचिव शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजभर ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र की सियासी घटनाक्रम दोहराया जाएगा और समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पर टूट होगी। देखिए, विधानसभा जब कार्रवाई चल रही थी तो उसके जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन था विधानसभा के अंदर, तो 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार उन्होंने इस बात को शिवपाल जी को कहा कि अभी टाइम है, जल्दी करो, विलंब न करो, आ जाओ इधर, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। तो जब बार बार वो रिपीट किए तो हमारी तरफ इशारा किया, मैंने भी इशारा किया, तो कहें घबराओ नहीं, जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया और आने वाले दिनों में आज आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश जी को भी मजबूर किया कि एसी से बाहर निकल के बाई इलेक्शन में आए। समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव ने अहम भूमिका निभाई है और संगठन पर शिवपाल की मजबूत पकड़ भी है। ऐसे में अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने की संभावनाएं हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम के बाद अब चुनाव आयोग की टीम मध्य प्रदेश के दौरे पर है और आयोग 6 सितंबर तक राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार समेत 20 अधिकारियों की टीम सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में इस साल के आखिर तक चुनाव हो जाएंगे, जिन्हें लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।